तो आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का हिंदी गोधूली पदखंड का पाठ 11 और उसका पार्ट 2। पाठ का नाम लौट कर आऊंगा फिर। कवि हैं जीवनानंद दास जी। स्पेशली आप लोगों का ये बिहार बोर्ड का बुक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर पार्ट 2 में, चैप्टर के हर पार्ट 2 में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें भी इस पाठ का यानी पाठ का नाम लौट कर आऊंगा फिर का जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं आपको नीचे दिए जाएंगे और साथ ही साथ उसके लास्ट में आपकी किताब में जो प्रश्न उत्तर होते हैं सब्जेक्टिव वो भी आपको लिखवाए जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आज के पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है हमारा, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो आपने परिचय में कल पढ़ा था कि वनलता सेन जो कविता है वो कवि की सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। तो वो आप बी नंबर टिक करेंगे, वनलता सेन। दूसरा क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो यहाँ पे भावांतरित कहिए, चाहे अनुवाद कहिए, चाहे रूपांतरित कहिए, बात एक ही है। तो आप लोग जब परिचय पढ़े तो लास्ट में मैंने बताया था ये बात कि इस पाठ को लौट कर आऊंगा फिर को प्रयाग शुक्ल ने रूपांतरित किया था या भावांतरित किया था। ठीक है, तो आप लोग अगर पार्ट 1 अच्छे से समझे होंगे तो इसको आसानी से बना लेंगे क्योंकि उसी के आधार पर सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर किसकी कविता है? किसने लिखा है? जीवनानंद दास ने लिखा है। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 55 साल। पढ़े थे ना कि एक दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु 55 साल की उम्र में हो गई थी। और वहां पर आपने ये भी पढ़ा कि उनके मरने के टाइम तक मात्र उनकी कितनी काव्य पुस्तकें छपी थी? 6 छपी थी। उसके बाद 100 कहानियां और 13 उपन्यास छपे थे। आगे प्रश्न है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जी? यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है। जैसे कि इनका जन्म आप 1899 कर लेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन भी नहीं है। जन्म 1899 में हुआ था। या इससे अच्छा होगा कि आप जन्म को हटाकर मृत्यु लिख ले तो सही हो जाएगा क्योंकि जन्म यहाँ पे हो गया है तो यहाँ पे आप मृत्यु लिख देंगे तो 1954 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे जन्म की जगह मृत्यु की जगह जन्म टाइप हो गया है। आगे है, वनलता सेन किसका काव्य संकलन है? किसने लिखा इसको? जीवनानंद दास ने। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? किस भाषा में लिखते हैं वो? बांग्ला भाषा में। 7 नंबर प्रश्न है, झरा पालक किनकी रचना है? जीवनानंद दास की। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास की रचना है, इसमें से देखिए 4 दिया गया है ऑप्शन, तो इसमें से बताना है कि कौन जीवनानंद दास की रचना है। तो अभी आपने पढ़ा ना झरा पालक, तो इसमें ऑप्शन एक है झरा पालक। तो झरा पालक ही क्या होगा? आंसर होगा जिसको जीवनानंद दास जी ने लिखा है। जीवनानंद दास के निधनोपरांत का अर्थ होता है मरने के बाद, लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? 100 कहानियां प्रकाशित हुई थी और उपन्यास पूछे तो 13 कहेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरित कौन किए हैं? प्रयाग शुक्ल। लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? धान के, है ना। अगला प्रश्न, कवि किसके पालने की बात करता है? कुहरे की पालने की बात करता है। किसके पालने की बात करता है? कुहरे की। शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? कौन सा उड़ेगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उल्लू। अगला प्रश्न है, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? कपास के पेड़ पर। किस पेड़ पर? कपास के पेड़ पर।
अगला प्रश्न है, घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? चावल। है ना कि मुट्ठी भर चावल के दाने, तो चावल। अगला प्रश्न है, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? सारस। कौन लौटते होंगे? सारस। अगला प्रश्न है, कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? पानी में तैरते रहने की बात करते हैं, क्या बनकर? हंस बनकर। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? दोबारा प्रश्न आगे, इसको मत लिखिएगा। अगला प्रश्न है, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? किसने लिखा है इसको? तो जीवनानंद दास ने। जीवनानंद लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। अगला प्रश्न है, किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया? देखिए, एक ही सवाल को पूछने का तरीका केवल बदल रहा है, उसी बात को कहने का तरीका बदल रहा है। प्रयाग शुक्ल। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? मतलब कौन बुलाएंगे तो आएंगे? तो कहते हैं ना, बंगाल की नदियां और मैदान बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। तो नदियां और मैदान। अगला प्रश्न है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? जो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन रहता है, क्या क्या बनना चाहते हैं? तो कौआ, हंस, उल्लू, सारस। अगला है, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? सारस। रूपसा क्या है? तो रूपसा बंगाल की एक नदी है ना कि रूपसा के गंदले से पानी में। रूपसा के गंदले से पानी का अर्थ है कि रूपसा नदी के गंदले पानी में। जीवनानंद दास का काव्य संकलन है, इसमें देखिए दिया है, ऑप्शन करके बताइए इसमें से कौन कौन जीवनानंद दास जी ने लिखा है? तो महापृथ्वी, झरा पालक, मन विहंगम, इनमें से सभी। तो इन्होंने सभी लिखा है, तीनों लिखा। लड़के की नाव कैसी है? तो पढ़े ना, फटी पुरानी पाल की नाव, तो पुरानी कहेंगे इसमें। 28 नंबर प्रश्न है, इस नश्वर जीवन के बाद, नश्वर जीवन का अर्थ होता है नाश होने वाला जीवन, यानी कि हमारा जीवन नश्वर जीवन है। हर जीव का जीवन क्या होता है? नश्वर, मतलब एक न एक दिन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, मर जाएगा। जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट की है? बंगाल। अगला प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास ने लौट कर आऊंगा फिर में किसके गंदे पानी का जिक्र किया है? किस नदी के बारे में? अभी आप लोगों ने सुना था, रूपसा नदी के। अगला प्रश्न है, जो वहां पे मैंने बताया था कि जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था, तो यहाँ पर भी वो प्रश्न है, लेकिन वहां पे हमने जन्म लिख दिया था, तो खैर एक ही लिखिएगा कोई। हाँ, उनका जन्म, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे 1899 में। ऑप्शन गलत दे दिया है 97, लेकिन आप करेंगे 99 में। तो इस तरह आपके ये ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। चलिए, आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए और इस तरह ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।